लास्ट क्लास में हमने मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी थी। आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं कि कैटलिस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इससे स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे हम लोग एंजाइम्स के ऊपर। ठीक है, एंजाइम्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप हेडिंग डालिए अभी पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये अपने पास ये जो कैटलिस्ट है, इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। एक तो क्या, उनकी एक्टिविटी के बारे में देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट होता है आपके पास एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। भाई अगर मेरा कैटलिस्ट सॉलिड ले रहा हूं तो मैं कौन सा एलिमेंट लूंगा पीरियोडिक टेबल में से। ठीक है, तो होता क्या है, जो डी ब्लॉक के अगर आप ग्रुप नंबर की बात करें 5 से लेके 11 तक, वो सारे एक अच्छे कैटलिस्ट के काम करते हैं। ठीक है ना, उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है या फिर उनकी इतनी अच्छी टेंडेंसी होती है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए, और जो वो बॉन्ड बना रहे होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, काफी अच्छे बॉन्ड्स बनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसके बारे में। Activity of the catalyst is the ability of catalyst to form chemical bond of enough strength with gas molecule। ठीक है, अगर आपको जे में वो पूछ लेगा, वो पूछेगा कि भाई आपको कुछ एलिमेंट्स दे देगा, फिर बोलेगा भाई इनमें से बताओ सबसे अच्छा कैटलिस्ट का काम कौन कर सकता है। तो आपको याद रखना है कि ग्रुप 5 से लेके 11 तक के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जो मेटल्स हैं मेरे पास, दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट एक्टिविटी होती है। और अगर बाय चांस समझ लो उन्होंने जो एलिमेंट्स दिए आपको, ठीक है, अब वो सारे एलिमेंट्स थे डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स थे, तो अब मुझे कैसे पता चलेगा उसके अंदर, तो उनके अंदर जो मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कैटलिस्ट एक्टिविटी शो करते हैं मेरे पास 7 to 9 ग्रुप वाले। ठीक है, 7 to 9 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है, इनकी मैक्सिमम कैटलिस्ट एक्टिविटी होती है। ठीक है, आपको यहाँ से ये बात मैंने लिखवा दी। दूसरी चीज होती है सिलेक्टिविटी। ठीक है ना, अब ये कैटलिस्ट क्या होते हैं ना, जैसे अगर आपके पास रिएक्टेंट है और जो आप कैटलिस्ट लोगे, तो कैटलिस्ट पे पूरा पूरा डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। बहुत केसेस ऐसे होते हैं कि आप रिएक्टेंट कुछ लेते हो, अगर आप कैटलिस्ट को चेंज कर दोगे तो जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, अलग अलग बनेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप लिखना, सेकंड पॉइंट इज सिलेक्टिविटी, कि वो सिलेक्ट करेगा मेरे को कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अब लिखना, अ कैटलिस्ट कैन ओनली catalyze specific reactants to form specific product। जैसे
मैं अगर बात करूं एक रिएक्टेंट लेता एग्जांपल के लिए, CO और H2 का मैंने रिएक्शन करवाया, ठीक है। मैं अलग अलग कैटलिस्ट लेता हूं, अगर समझ लो मैंने कॉपर, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3 ले लिया, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मेरे पास मिथेनॉल CH3OH। अगर मैं इसका रिएक्शन लेता करवाता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर मेरा कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो बनता है एल्डिहाइड HCHO फॉर्मल्डिहाइड। और अगर मैं इसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करा देता हूँ तो मेरे पास बनती है मीथेन गैस प्लस वाटर रिमूव हो जाता है। तो देखो रिएक्टेंट मेरा वही था, बट अगर मेरे अलग अलग कैटलिस्ट पे क्या हुआ, प्रोडक्ट भी मेरा अलग अलग बनता है। ये चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दो दो है, एक तो एक्टिविटी कि भाई वो कितना तेज काम करेगा, उसकी एक्टिविटी कितनी तेज है। दूसरा सिलेक्टिव, वो हर पे काम नहीं कर सकता और अपना सिलेक्टिव प्रोडक्ट ही बनाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कैटलिस्ट किसी का भी ले लो, कभी भी इसके साथ रिएक्शन करवा दो तो प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं होगा। क्यों? ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी। जो कैटलिस्ट के सरफेस होती है कुछ इस तरीके से, जो मैंने आपको इसका मैकेनिज्म बताया था, वो हर किसी एटम को अपने ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए, अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन होना चाहिए, तो ही वो गैसेस एटम्स को अपने सरफेस पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सबको एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए वो सिलेक्टिव है, हर किसी के अंदर काम नहीं आएगा ये, ठीक है। तो अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एंजाइम कैटालिसिस। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हेडिंग डालना आप, एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं, कोई पूछे तो एक्चुअली एंजाइम्स क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, या बेसिकली आप कह सकते हो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलते हैं ये। अब लिखो हेडिंग कैटालिसिस। तो अगर आपसे पूछे भाई एंजाइम्स हैं क्या, तो आप लिख सकते हो आराम से, एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस compound found in living organism and animals, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स में मिलते हैं, और ये होता है कि बेसिकली नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, या आप आसान या सरल भाषा में कह सकते हो जो मेरे पास एंजाइम्स है वो क्या है, प्रोटीन्स है, ठीक है ना। आपके पास प्रोटीन्स होते हैं ये। अब होता क्या है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, इनके अंदर एक एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है। एंजाइम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एक्टिव ग्रुप होता है। एक्टिव ग्रुप इन द सेंस कोई एक फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे आप कह सकते हो भाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, अमाइड, या फिर नाइट्रो NH2 ग्रुप हो, इस SH ग्रुप हो, इस तरह से एक एक्टिव ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ये एक्टिव ग्रुप जाके रिएक्ट करते हैं रिएक्टेंट के साथ। इस यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, जो रिएक्टेंट है उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ये एंजाइम्स के एक्टिव ग्रुप जाके मेरे रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के साथ। सबस्ट्रेट कुछ नहीं है, सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट ही है, ठीक है। जाके वो रिएक्टेंट के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में, कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसके अंदर जरूरत पड़ते हैं, ये क्या क्या चीजों को कर सकता है, किसको कैटलिस्ट कर पाएगा, किसको कैटलिस्ट नहीं कर पाएगा, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब लिखिए, हेडिंग डालना आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालिसिस।
ठीक है। फर्स्ट है मेरे पास हाई एफिशिएंट। देखो ये सारे पॉइंट आपको ना ध्यान रहने चाहिए कि एंजाइम करते क्या क्या है। देखो हाई एफिशिएंट का मतलब बहुत ही ज्यादा इसकी अच्छी एफिशिएंसी है। इसका मतलब अगर आपको पता है ये एक एंजाइम अगर आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या फिर एक एंजाइम मॉलिक्यूल है ना 1 मिलियन रिएक्टेंट को कैटेलाइज कर सकता है। एक एंजाइम सिर्फ अकेला 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है ना। एक आपका अगर एंजाइम आपके पास प्रेजेंट है वो 1 मिलियन रिएक्टेंट या फिर हम क्या कह सकते हैं सबस्ट्रेट को कैटेलाइज कर सकता है। ठीक है ना। तो आप सोचो आपके अंदर 100 होंगे तो क्या हो जाएगा 100 मिलियन हो जाएगा मतलब 10 करोड़ के आसपास। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसलिए इसके हम कहते हैं कि जो इसकी एफिशिएंसी है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आप लिख सकते हो वन एंजाइम मॉलिक्यूल कैन catalyze 1 मिलियन reactant molecule पर मिनट। 1 मिनट के अंदर एक एंजाइम अकेला 1 मिलियन रिएक्टेंट या फिर सबस्ट्रेट्स को कैटलाइज कर सकता है। और दूसरी चीज हमने अभी पढ़ी थी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एक एंजाइम एक तरह के सबस्ट्रेट को या रिएक्टेंट को क्या कर पाता है कैटलाइज कर पाता है। वो हर किसी को कैटलाइज नहीं कर सकता। ये चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे हम लोग मैकेनिज्म ऑफ कैटालिसिस के बारे में एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में। तब आपको और क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों है कि भाई मेरा एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को या रिएक्टेंट को कैटलाइज कर पाता है। ठीक है। तो अब सेकेंड पॉइंट लिखिए। Second point is highly specific in nature. Specific in nature. ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। और ये एग्जांपल ध्यान से सुन लो भाई आपको याद भी रखने हैं। ठीक है। अगर मेरे पास शुगर है शुगर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। मेरे पास शुगर है उसको कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। तो जो एंजाइम मैं यूज करूंगा उसका नाम है इन्वर्टेज। ठीक है ना। इसको इन्वर्जन हमने पढ़ा था इन्वर्जन रिएक्शन वहां पर भी यही था। इन्वर्जन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर आपके पास ग्लूकोज है और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो अल्कोहल के अंदर C2H5OH प्लस CO2 गैस। अगर आपके पास ग्लूकोज प्रेजेंट है और आप उसको अल्कोहल में बनाना चाहते हो जो कि मेरा मिथेनॉल है तो आपको जो एंजाइम यूज करना है वो है जाइमेज। ZYMASE जाइमेज का आप यूज करोगे। ठीक है ना। अगर आपके पास स्टार्च प्रेजेंट है और आप स्टार्च से कन्वर्ट करना चाहते हो इसको माल्टोज के अंदर जो एंजाइम आप यूज करोगे वो नाम है डाइस्टेज। DIASTASE। ठीक है। और माल्टोज से अगर आप ग्लूकोज बनाना चाहते हो तो आप इजीली बना सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेज। MALTASE माल्टेज के प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन इजीली करवा सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास यूरिया जो खाद होता है चाहते हो उसके अंदर से अमोनिया गैस निकाल ली जाए अमोनिया निकालने के लिए तो अगर आपके पास यूरिया है प्लस वाटर तो आपको जो एंजाइम यूज करना पड़ेगा वो होता है यूरिएज। यूरिएज उससे क्या होता है अमोनिया NH3 प्लस CO2 गैस मेरी बाहर निकल जाती है। ये सब नाम याद रखने हैं। ठीक है ना। जेई मेंस में पूछ सकता है कोई भी नाम है आपसे बोल देगा स्टार से माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए 1 सेकेंड लगेगा 4-5 एंजाइम के नाम लिख देगा। अगर आपको पता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा नहीं तो आपका आंसर वहां पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मेरे पास मिल्क है मिल्क से अगर मुझे कर्ड बनाना है तो मैं क्या यूज करता हूँ लैक्टोबैसिलस लैक्टो
वैसिली एंजाइम का प्रयोग करता हूं। ठीक है, अगर आपके पास प्रोटीन्स हैं, जो आप प्रोटीन्स कंज्यूम करते हो ना अपनी बॉडी के अंदर, चाहे जिम से प्रोटीन ले रहे हो या दाल से या किसी भी चीज से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन जा रहा है, तो एक एंजाइम होता है पेप्सिन, PEPSIN, पेप्सिन है, ये पेप्सिन है। ठीक है, ये उसको तोड़ता है किसके अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम वो कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। ठीक है ना, एक चीज और मैं बता देता हूँ चलो आपको, कि अगर आपके पास स्टार्च प्रेजेंट है और आप स्टार्च को कन्वर्ट करना चाहते हो इन द शुगर, ठीक है, तो इसमें अमाइलेज एक होता है, अमाइलेज, AMYLASE, अमाइलेज मेरे पास एक एंजाइम होता है जिसका मैं यूज करता हूँ। ठीक है, तो आपको यूज देखो पढ़ना कैसे है, आप पहले स्टार्च से शुगर बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज, ये याद करने का तरीका है। अब भाई मेरे पास शुगर तो बन गई, शुगर बनाने के लिए मेरे को अगर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाना है तो इन्वर्टेज यूज करूंगा। अगर मेरे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है तो मेरे को अल्कोहल बनाना है तो मैं जाइमेज यूज करूंगा। ठीक है, और मेरे पास ये बन गया। आपके पास स्टार्च अभी प्रेजेंट था, स्टार्च से हमने शुगर बनाने के लिए तो अमाइलेज यूज किया था, और अगर स्टार्च से अगर आपको माल्टोज बनाना है तो आप डाइस्टेज यूज करोगे, और माल्टोज से ग्लूकोज बनाना है तो आप माल्टेज यूज करोगे, ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज से आगे अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप जाइमेज यूज करोगे। ठीक है, तो एक इसका सीरीज बना के भी आप लिख सकते हो याद करते टाइम, ताकि आपको एक ही टेबल में याद हो जाए सारी चीजें, और ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपसे बहुत चांसेस है इन सबके पूछने की, तो ये सब चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी ही रखनी है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब हम अगली बात करते हैं, मेरे पास हाईली स्पेसिफिक इन नेचर हो गया कि भाई इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च अगर आप अमाइलेज यूज करते हो तो शुगर बनेगी, बात खत्म। अगर स्टार्च के साथ हमने डाइस्टेज यूज कर दिया तो माल्टोज बन जाएगी, शुगर नहीं बनेगी। ठीक है, तो इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। थर्ड पॉइंट आप लिखिए, दैट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर का फायदा क्या है मेरे पास, ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब वो है कि मेरा कैटलिस्ट बहुत अच्छे से काम करे, एफिशिएंटली काम करेगा किस टेम्परेचर की रेंज के बीच में। ठीक है, तो वो मेरा होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब इसके बारे में लिखिए, कैटलिस्ट वर्क, या जो आपका एंजाइम है वो किस टेम्परेचर पे अच्छा काम करेगा, वही हम लिखते हैं, कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली इन अ सर्टेन range of temperature, certain range of temperature, comma, which is known as optimum temperature, which is known as optimum temperature। ठीक है ना, और ये टेम्परेचर पता क्या होता है आपका, 298 से लेके 310 केल्विन के बीच में रहता है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर मैं अभी आपको बोलूं भाई ऑप्टिमम पीएच क्या होगा, तो आप खुद ही समझ गए कि भाई वो मेरा सॉल्यूशन का पीएच होना चाहिए जब मेरे पास वो एफिशिएंटली काम कर सके। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट भी आपका क्या है, फोर्थ इज ऑप्टिमम पीएच। इसका मतलब क्या है, जब मेरा एंजाइम अच्छे से काम कर सके, ये पीएच की रेंज होती है 5 to 7। ठीक है, इतना पीएच होना चाहिए। तो अगर आपका पीएच 5 to 7 के बीच में है तो आपका कैटलिस्ट बहुत अच्छी तरह काम करेगा। ठीक है,
ये थे 4 पॉइंट। आगे हम बात करते हैं 5 के बारे में। पांचवा पॉइंट मेरा कोएंजाइम्स और एक्टिवेटर्स। ये कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? एक्चुअली आपके पास क्या होता है, अगर आपका एंजाइम वीक पड़ गया है या काम करना कम कर रहा है, इतना एफिशिएंट नहीं है, तो आप ऊपर से ही कोएंजाइम्स या एक्टिवेटर्स को डाल देते हो। और ये होते क्या पता है आपका? वाइटामिन होते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, आपके पास मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं और वो जाके मेरे कंबाइन करते हैं फंक्शनल ग्रुप ऑफ एंजाइम्स के, एंजाइम्स के। ये अभी हमने पढ़ा कि भाई मेरे पास एंजाइम्स के अंदर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमोनिया है आपके पास, या एसएच है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो विटामिन से क्या होता है, उनके मेटल आयंस इनके पास आके रिएक्ट करते हैं और इनको पोलर बना देते हैं और इनकी रिएक्टिविटी को वापस से इंक्रीज कर देते हैं। तो हम लिखते हैं, चलो 5th पॉइंट बनाकर, कोएंजाइम और एक्टिवेटर्स अब लिखो, these are the non protein vitamins which increases the activity of enzyme, full stop. These coenzyme contains metal ions that is K plus, Na plus, cobalt 2 plus, कैल्शियम 2 प्लस, इस तरह से मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं उसमें, किसके अंदर? विटामिन के अंदर, which combine with the functional group present in enzyme to increase its activity। ठीक है ना? ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स में, उनकी एक्टिविटी को बढ़ाने की बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म पे ये सारा सिस्टम मेरा काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है मैकेनिज्म। एक्चुअली जो इसका असली मैकेनिज्म है, जो मेन मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना, एक जुगाड़ू मैकेनिज्म है, उसी को हम समझ लेते हैं और उसी से आपको काम चल जाएगा। ठीक है, उससे ज्यादा पूछते भी नहीं आपसे। तो जो इसका मैकेनिज्म है मैं उसकी बात करता हूँ आपके पास, कि भाई इसका जो मैकेनिज्म है, इसको लिखना आप यहाँ पे, हेडिंग डाल दो आप, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ठीक है, इसको आप कीलॉग मैकेनिज्म भी बोलते हो। होता क्या है पता है आपको, इसके अंदर आपके पास जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कौन है? एंजाइम्स। एंजाइम्स के अंदर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपके पास होते हैं एंजाइम, और एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होती है कैविटीज। कैविटीज मतलब आपके पास खाली जगह प्रेजेंट होती है, और उसके अंदर आके आपके पास रिएक्शन होता है उसके अंदर, और उन
जो आपके पास ये कैविटीज है ना, इनके अंदर ही वो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। वो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने आपको बताया था कौन से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, SHO, NH2 हो, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब फिर क्या होता है, सबस्ट्रेट आके उनके साथ वहां रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको बना के दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप दिखना, मैं ऐसे बना रहा हूँ रफली थोड़ा सा। ये आपका समझ लो एंजाइम है, इस तरह से। ये आपके एंजाइम का क्या है, स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो एंजाइम का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो की लॉक मैकेनिज्म है, ये समझ लो आपके पास। और ये जो खाली जगह प्रेजेंट है ना, ये इसे बोलते हैं कैविटीज, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेरे एक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ठीक है ना, ये मेरी क्या होती है, कैविटी होती है। जो आपका सबस्ट्रेट है या रिएक्टेंट है वो क्या होता है, जहां यहाँ पर कैविटीज होती हैं उसका उभरा हुआ पार्ट यहाँ पर होता है, इस तरीके से। और जो ये बाहर की तरफ होता है उसमें वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से। तो अब देखो, जब आप इसको पास लाओगे ये वाला पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इसके अंदर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या होगा, इसके अंदर चला जाएगा, ये पूरा लॉक्ड हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसलिए तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये मेरा की लॉक मैकेनिज्म की जैसा होता है। चाबी और ताले के अंदर भी ऐसा ही होता है, आपने की को देखना, उस पर इस तरह से बना होता है, और उसके जस्ट अपोजिट मेरा बना होता है किसके अंदर, लॉक के अंदर। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, अब ये मेरा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मैंने आपको भी बताया था क्या होता है, सबस्ट्रेट आपका रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये इसके अंदर जाके लॉक हो जाएगा। अब भी देखो, जब मैंने आपको ये बात बोली थी ना कि एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, किसी किसी रिएक्टेंट के साथ ही रिएक्ट करेंगे, इसलिए कहा था क्योंकि ये जो गैप है, ये इसके अंदर आके इंसर्ट होना, सबका स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा, सबका शेप ऐसा नहीं होगा। जिसका शेप इसके जैसा होगा वही इसके अंदर आके सेट हो पाएगा, इसलिए कहा जाता है ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। इसलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर ये जो काम धाम किया ना सारा, कि भाई मेरा शुगर ग्लूकोज में तभी कन्वर्ट होगा जब इन्वर्टेज होगा, इन्वर्टेज का और शुगर का, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होगा तभी ये बनेंगे। जाइमेज का शुगर के साथ नहीं हो रहा होगा, इसलिए वो नहीं बन रहा। ठीक है ना, आई बात समझ में आपको। इसलिए हम मैंने क्या किया था आपके, कि मैं आगे आपको जो मैकेनिज्म बताऊंगा तब मैं आपको ये चीज समझा दूंगा, क्योंकि अगर मेरे रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर ऐसा है तो ही वो जाके यहाँ इंसर्ट होगा, तभी जाके कीलॉग मैकेनिज्म मेरी काम करेगी। ठीक है, ये दोनों के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो आपका फाइनली क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप ये बात लिख सकते हो यहाँ पर कि भाई मेरा एंजाइम था और मैंने उसका रिएक्शन करवाया सबस्ट्रेट के साथ, और मेरे पास क्या बन गया, ES बन गया, दोनों ने कंबाइन करके। अब फिर फाइनली दोनों जब कंबाइन हुए तो मेरे पास फाइनली मुझे क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आपका जो ये ES बना था, ये जब आप नेट ऐड करोगे तो ES हट जाएगा, सीधा E+S से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आपको, इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, ये पैटर्न होना बहुत जरूरी है, पैटर्न होगा तो ही मेरे पास रिएक्शन हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। अब लिखो इसके अंदर आगे नेक्स्ट पॉइंट एक, इफ द कैविटी पैटर्न ऑफ एंजाइम मैचेस विद द substrate, then only the enzyme can catalyze the reaction। ठीक है ना, तभी वो जब मैच करेगा
तो ही वो रिएक्शन को क्या कर पाएगा, कैटेलाइज कर पाएगा। ठीक है, एक चीज और है इसके बाद, वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप हेडिंग डालना, शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट, जिसको हम प्यार से जियोलाइट भी बोलते हैं, जियोलाइट। ठीक है ना। अभी जियोलाइट्स क्या भला है, जियोलाइट्स जो होता है आपके पास वो एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है ना। अब फिर आप मेरे से पूछोगे भाई एल्यूमिनो सिलिकेट्स क्या होते हैं। याद है मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में सिलिकेट्स की वो पढ़ाई थी, रिंग पढ़ाई थी, जिसमें सिलिकेट्स की 3D स्ट्रक्चर बन रहे थे बड़े बड़े। वही चीजें यहाँ पर वापस आने वाली है अभी। मैं आपको बता देता हूँ, जो जियोलाइट्स हैं, जियोलाइट्स मेरे पास क्या होते हैं, एल्यूमिनो सिलिकेट्स। कुछ नहीं होगा उसमें से एक सिलिकेट्स को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर रहा होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट्स क्या होते हैं मेरे पास, आप लिखिए इसके बारे में, व्हेन सम silicon atoms are replaced by aluminium atoms in the 3D structure of SiO2। SiO2 का 3D स्ट्रक्चर होता है, एक सिलिकन मेरे 4 ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है इस तरह से, और फिर एक ऑक्सीजन एक से इससे ऐसे। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन और सिलिकन से कनेक्टेड होता है, फिर ये सिलिकन और ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, इस तरह से चेंज चल रही होती है। ठीक है, तो ये होता है इसका 3D स्ट्रक्चर ऑफ SiO2। मैंने आपको ये वहाँ पर बताया है, कहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग जब हम लोगों ने पढ़ा था अभी, जब मैंने आपको ये सब चीजें बताई थी, हमने बहुत सारी रिंग भी बनाई थी उसके अंदर, 2D स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, 3D स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके पास सिलिकन एटम्स को रिप्लेस करता है एल्यूमिनियम कुछ कुछ जगह से। जैसे मैं बोलूँ आपको कि भाई ये सिलिकन प्रेजेंट था, ये ऑक्सीजन, और यहाँ एल्यूमिनियम मैंने लगा दिया सिलिकन की जगह। ठीक है, फिर यहाँ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, यहाँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मेरा सिलिकन कनेक्टेड है, सिलिकन से ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन अब एक और एल्यूमिनियम से कनेक्टेड है, और ये ऑक्सीजन ये। तो हो क्या रहे हैं यहाँ पर कि कुछ सिलिकन एटम्स की जगह मैंने क्या लगा दिया, वहां पर आपका एल्यूमिनियम लगा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा देखो भाई, इसके अंदर ये जगह प्रेजेंट है, खाली पोर प्रेजेंट है। ठीक है, दिख रही है आपको ये जो खाली जगह प्रेजेंट है। अगर मेरे पास सबस्ट्रेंट, क्या सबस्ट्रैक्ट की या फिर रिएक्टेंट का इतना साइज है, तब तो वो आके इसके बीच में एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए हाईली स्पेसिफिक है। ये हमने इसको क्या बोला है, शेप सिलेक्टिव। अगर उसका शेप, किसका, सबस्ट्रेट का शेप इस गैप के बीच में आ जाता है, तब तो ये रिएक्शन हो जाएगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस पोर ऑफ, ये पोर है खाली जगह, पोर ऑफ स्पेसिफिक साइज on the surface of zeolite on which reactant of specific shape and size can adsorb। ठीक है ना, इसी शेप के और इसी साइज के आगे यहाँ पर क्या होंगे, मेरे सब्सट्रैक्ट या रिएक्टेंट एडसॉर्ब होंगे। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो आपकी बुक में लिखा है। आपकी बुक में तो उन्होंने पता क्या किया, एनसीईआरटी में उन्होंने बस ऐसे लिख दिया, ZSM5 जो होता है वो इथेनॉल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं गैसोलीन के अंदर। पेट्रोल को गैसोलीन भी बोलते हैं। ठीक है, गैसोलीन, LINE है, M नहीं है, N है। ठीक है, अब ZSM5 का इसका फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है जेड से मेरा जियोलाइट ही होता है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ी किसके बारे में, जियोलाइट के बारे में। एस जो होता है वो होता है सोकोनी, SOCONY, सुकोनी, और M से होता है मोबिल, MOBIL। तो ZMS5 जो है आपका,
ZSN5 जो है वो आपका इथेनॉल्स को, अल्कोहल्स को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये मेरा गैसोलीन को कन्वर्ट कर, गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब कोलोइडल सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में आपको हल्का फुल्का डिफरेंस पता होगा, बट आपको हमेशा कोलोइडल सॉल्यूशन से एक वैसा ही रहता है, डाउट सा रहता है कि यार ये चीज क्या है। आपकी हर एक चीज लगभग आप लगा लो, आप जेल यूज करते हो, क्रीम यूज करते हो, ठीक है, हेयर जेल हो, कोई भी टाइप की जेल्स हैं, ये सारे कोलोइडल सॉल्यूशन ही होते हैं, ठीक है। तो आपको वो समझना बहुत जरूरी है कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कैसे उनका यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ उनका यूज आता है, क्या मैकेनिज्म होती है उसके अंदर, ठीक है। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही है।